Hello everyone, myself Nikhil Kumar currently studying King George's Medical University a third year MBBS student। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के पार्ट 4 के बारे में और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके थ्योरी एक्सपेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जो होता है एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि स्ट्रोक के पेशेंट में करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे हम हेमरेजिक स्ट्रोक और एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमको हाइपोडेंसिटी और हाइपर डेंसिटी एरिया देखने को मिलता है। हाइपर डेंसिटी एरिया जो होता है वाइट कलर के फॉर्म में देखने को मिलता है और जो हाइपर डेंसिटी एरिया होता है वो ब्लैक कलर के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो हाइपर डेंसिटी होती है वो वाइट कलर की होती है और वो देखने को मिलती है क्यों, हेमरेजिक स्ट्रोक में। और अगर हम बात करें एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक की, तो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में हमें हाइपर डेंसिटी देखने को मिलती है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सीटी स्कैन में अगर हम देखें, अगर हमें सीटी स्कैन मिल जाए, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ हेड, तो उससे हम देख के पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट आया है वो हेमरेजिक स्ट्रोक से आया है कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक से आया है। अगर एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक से आया होगा तो उसमें हाइपर डेंसिटी देखने को मिलेगी और हेमरेजिक स्ट्रोक से आया होगा तो उसमें हाइपर डेंसिटी देखने को मिलेगी। हाइपर डेंसिटी वाइट कलर की होती है, हाइपर डेंसिटी ब्लैक कलर की होती है। नॉर्मल अगर पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन से कंपेयर किया जाए तो उसके रिलेटिव मैं बता रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन में दिया है कि नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन फाइंडिंग है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें बोला गया है लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है ये, या राइट इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है, या लेफ्ट इंट्रापैरेन्काइमल हैमरेज है, या राइट इंट्रापैरेन्काइमल हैमरेज है। अब हमें इसको रूल आउट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हैमरेज है या एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है। तो ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक होगा तो ब्लैक कलर की डेंसिटी होगी और वो हाइपो डेंसिटी होती है जिसको कहते हैं। और वो अगर वो हेमरेजिक स्ट्रोक होगा, अगर सीटी स्कैन में हेमरेजिक स्ट्रोक होगा तो वो ज़्यादा वाइट कलर का दिखेगा और उसको हम हाइपर डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाइट कलर का दिख रहा है, हाइपर डेंसिटी है तो यानी हेमरेज है। ठीक है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक तो है नहीं, हेमरेज है। तो हम इसमें हेमरेज, वैसे सारे कुछ ऑप्शंस में तो हेमरेज दिया हुआ था लेकिन अगला हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हेमरेज नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया आप। अब इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेफ्ट इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल हम देख सकते हैं वेंट्रिकल के अंदर नहीं है, ये पैरेन्काइमा जो ब्रेन का पैरेन्काइमा उसमें है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो है राइट इंट्रावेंट्रिकुलर है, फिर इंट्रावेंट्रिकुलर नहीं है ये, लेफ्ट इंट्रापैरेन्काइमा। अब हमें राइट और लेफ्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो फिगर होता है उसमें राइट और लेफ्ट जो होता है अपोजिट होता है। हमारा जो राइट होगा वो फिगर का लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो फिगर का राइट होगा। तो ये जो है वो राइट साइड में लीजन है, तो ये हो जाएगा राइट इंट्रापैरेन्काइमल हैमरेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल था लेकिन पता हमें रहना चाहिए कि हैमरेज क्या है, हैमरेज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है कि ये नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन है, उसके साथ साथ इसमें दिया है कि ये हाइपर टेंशन का पेशेंट है और जो कि राइट साइडेड हेमीप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करता है। राइट साइडेड वीकनेस है। ठीक है, राइट साइडेड वीकनेस है, इससे प्रेजेंट करता है पेशेंट। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें पहचानना है कि ये कौन सा क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहले दिया है कि इस्केमिक इंफाक्ट इन लेफ्ट पैराइटल लोब, हेमरेज इन लेफ्ट थैलेमस एंड इंटरनल कैप्सूल, हेमरेज इन लेफ्ट फ्रंटल लोब एंड इस्केमिक इंफाक्ट इन राइट इंटरनल कैप्सूल। इस्केमिक इंफाक्ट इन राइट इंटरनल कैप्सूल। अब देखिए,
इसमें सबसे पहले दिया है कि इश्मिक इन्फार्क्ट इन लेफ्ट पैराइटल। पहले तो हमें देखिए ये पता चल जाएगा, पहले हम ये पता कर लेंगे कि ये हेमरेज है कि एक्यूट इश्मिक स्ट्रोक है। वाइट एरिया यानी हाइपर इंटेंस एरिया यानी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में ये हो जाएगा हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इसमें ऑप्शंस में दिया पहला वाला इश्मिक इन्फार्क्ट और चौथा दिया इश्मिक इन्फार्क्ट, तो ये दोनों क्लियरली रूल आउट हो जाएगा। फिर अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। अब दो ऑप्शन में लोकेशन वो चेंज करेगा, तो लोकेशन चेंज किया है कि हेमरेज इन लेफ्ट थैलमस एंड इंटरनल कैप्सूल। तो ये जो इन्फार्क्ट है वो किस साइड है, लेफ्ट है कि राइट साइड है, तो मैंने बताया था कि अपोजिट साइड हो जाता है, जो फिगर में अपोजिट साइड हो जाता है। तो ये लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड का हो गया। अब इसमें बोलना है लेफ्ट तो दोनों है, ठीक है। अब इसमें लोकेशन बोला है कि ये थैलमस और इंटरनल कैप्सूल, दूसरा ऑप्शन जो है हेमरेज इन लेफ्ट थैलमस एंड इंटरनल कैप्सूल, और तीसरा ऑप्शन है हेमरेज इन लेफ्ट फ्रंटल लोब। तो जाहिर सी बात है फ्रंटल लोब पे, तो फ्रंटल लोब तो आगे होगा ना, तो ये फ्रंटल लोब है नहीं, तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट थैलमस एंड इंटरनल कैप्सूल। ओके, अब हम बात करने वाले हैं मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम के बारे में। ये एक सिंड्रोम है, नाम को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ सिंड्रोम है, इसकी पूरी इस चीज़ को पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रोक में जब कोई एक पर्टिकुलर आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया, तो उसकी वजह से जो आर्टरी जिस 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 स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही होती है, वो स्ट्रक्चर जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है। तो मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम से सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखिए, पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स जो होता है, जैसे ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर मिड ब्रेन, फिर उसके बाद पॉन्स, उसके बाद मेडुला। तो पॉन्स के लेवल पे ये सिंड्रोम जो होता है ये होता है, ठीक है। अब पॉन्स में जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप पॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर वेंट्रल साइड पे आप देखते हैं, तो वेंट्रल साइड में मीडियल डायरेक्शन में, अगर मीडियल साइड में अगर देखेंगे, वेंट्रल साइड और मीडियल में, अगर मीडियल टू लैटरल ऐसे हो गए, तो मीडियल से आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिक्स्थ नर्व, उसके बाद आता है सेवेंथ नर्व। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब इन स्ट्रक्चर को जो सप्लाई करती है आर्टरी, वो होती है बेसिलर आर्टरी, ठीक है। और हम यहाँ पे अब स्ट्रोक को घुसा देते हैं। अगर बेसिलर आर्टरी में स्ट्रोक हो गया, उसकी आर्टरी में ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेसिलर आर्टरी जिस स्ट्रक्चर को सप्लाई करती थी वो हैम्पर हो जाएगा। तो बेसिलर आर्टरी पॉन्स को करती थी, और पॉन्स के मीडियल साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है, उससे क्या हो जाएगा, कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे, अगर उसकी ब्लड सप्लाई जाएगी तो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया हो जाएगा। सिक्स्थ नर्व पैल्सी, अगर सिक्स्थ नर्व भी चली जाएगी सप्लाई, और सेवन नर्व की सप्लाई चली जाएगी, तो सिक्स्थ नर्व की सप्लाई चली जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उस इप्सी लैटरल गेज वीकनेस हो जाती है, क्योंकि सिक्स्थ नर्व किसको सप्लाई करती है, लैटरल रेक्टस को। तो लैटरल रेक्टस जो होता है, लैटरल गेज वीकनेस हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सेवेंथ नर्व, तो सेवेंथ नर्व की पैरालिसिस, सेवेंथ नर्व की सप्लाई जाएगी, तो उससे फेशियल वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, फेशियल वीकनेस हो जाएगा। ओके, तो वन साइड का फेशियल वीकनेस। तो अगर हम पूरा मैनिफेस्टेशन की बात करें, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम जो कि इतना बड़ा नाम लग रहा है, तो उसमें यही है, पॉन्स इफेक्ट होता है, पॉन्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी बेसिलर आर्टरी कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को सप्लाई करती है, वो हैम्पर होता है, तो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया होता है। सिक्स्थ नर्व को सप्लाई करती है, वो जाता, सिक्स्थ नर्व चली जाएगी तो लैटरल गेज पैल्सी हो जाता है। सेवेंथ नर्व को सप्लाई करती है तो उससे फेशियल वीकनेस हो जाता है। ये हो गया मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम। अब मैंने मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम आपको क्यों बताया, इसी से मिलता जुलता एक और सिंड्रोम होता है जिसमें क्लिनिकल फीचर काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बस उसका नाम अलग होता है और थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो उसको आगे हम पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम के टॉपिक पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए 65-year-old डायबिटिक वुमन डेवलप वीकनेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, राइट आर्म एंड राइट लेग. She has also diplopia on left lateral gaze. What is the site of lesion?
लेफ्ट साइड का फेस, लेफ्ट साइड का लैटरल गेज और राइट साइड का आर्म। ये गैप है 65 ईयर ओल्ड वुमेन का। तो हमें बताना है कि कहाँ पे लीजन है। तो राइट पॉन्स में है, लेफ्ट पॉन्स में है, राइट मिड ब्रेन में है, लेफ्ट मिड ब्रेन में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो हमें सिम्टम्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमको लीजन आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला दिया है कि लेफ्ट साइड ऑफ द फेस। फेस का इन्वॉल्वमेंट किसकी वजह से होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द फेस का सेंसेशन गायब है। तो सेवेंथ नर्व की पैल्सी है, सेवेंथ नर्व की पैल्सी है। और राइट आर्म एंड राइट लेग गया तो हेमीपेरेसिस है। और डिप्लोपिया ऑन लेफ्ट लैटरल गेज, यानी लेफ्ट साइड का लैटरल रेक्टस जो है वो पैरालाइज है, यानी कि लेफ्ट साइड का क्रेनियल नर्व नंबर 6 ये भी पैरालाइज है, मतलब इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो नर्व नंबर 6 का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से लैटरल रेक्टस गेज इन्वॉल्व हुआ है, लैटरल गेज इन्वॉल्व हुआ है। फेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 का इन्वॉल्वमेंट है। और हीमिप्लेजिया हो रखा है, तो यानी कि कॉर्टिको-स्पाइनल पाथवे इन्वॉल्व है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में पॉन्स और मेडुला ही दिया गया। तो हम कैसे हम एक सिंड्रोम जानते हैं जिसमें मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? ये पॉन्स का एरिया में इन्वॉल्वमेंट होता है। और पॉन्स में कॉर्टिको-स्पाइनल पाथवे को इन्वॉल्व करता है, 6 नर्व को इन्वॉल्व करता है, 7 नर्व को इन्वॉल्व करता है। 6 और 7 का एप्सिलैटरल मैनिफेस्टेशन होता है, और जो कॉर्टिको-स्पाइनल पाथवे होता है उसका मैनिफेस्टेशन कॉन्ट्रालैटरल होता है। तो वही तो क्वेश्चन है। 6 नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लैटरल गेज, लेफ्ट लैटरल गेज इप्सिलैटरल है, यानी लेफ्ट साइड का है। तो लेफ्ट साइड का है, तो यानी लेफ्ट साइड का पॉन्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का पॉन्स इन्वॉल्व हुआ है, तो लेफ्ट साइड का 6 नर्व जाएगा, तो जिसकी वजह से लेफ्ट लैटरल गेज हो जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट पॉन्स का फेशियल नर्व इन्वॉल्व हुआ होगा, फेशियल नर्व इन्वॉल्व हुआ 7 नर्व, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द फेस में वीकनेस आ गया। कॉन्ट्रालैटरल यानी राइट साइड में राइट आर्म का वीकनेस है और राइट लेग का वीकनेस है, क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट पॉन्स। ठीक है, मिड ब्रेन के जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो अलग होते हैं। उसमें 6 नर्व 7 नर्व का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, उसमें तो 3rd और 4th नर्व होते हैं ना। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम सिम्टम्स से गए हैं डिजीज को पहचाने। अगर हमें सिम्टम्स नहीं पता होते तो पहले हमें सिम्टम्स देखना है, फिर उसके बाद हमें ये सोचना है कि कौन सा लीजन होगा, कौन से स्ट्रक्चर का लीजन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने दिमाग में लगाना है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लीजन से कौन सा सिंड्रोम होता है। ठीक है, और वो सिंड्रोम किस में पाया जाता है, कौन से मतलब उसकी साइड क्या होती है। जैसे यहाँ से हमने पता लगाया कि ये सारे साइन से आ रहा है पेशेंट, ये सारे सिम्टम से आ रहा है पेशेंट। हमने पहले लीजन का पता लगाया कि कहाँ होगा, 6 7 तो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। फिर उसके बाद हमने पता लगाया कि कौन सी डिजीज है, तो ये मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम है। फिर उसके बाद लगाया कि हाँ मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम पॉन्स में होता है। उसके बाद हम साइड का पता कर लिए। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बात करने वाले हैं फोवली सिंड्रोम के बारे में। अब ये जो फोवली सिंड्रोम होता है, ये मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम जो मैंने अभी पहले बताया आपको, इसी से कई हद तक मिलता जुलता होता है। जैसे एक बार फिर से मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम को रिवाइज करते हैं। कौन कौन से कहाँ की डिजीज है? तो पॉन्स की डिजीज है। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? बेसिलर आर्टरी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे, 6 नर्व एंड 7th नर्व। कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे से कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया हो जाता है, 6 नर्व से लैटरल गेज वीकनेस होता है, और 7 नर्व से उस साइड की एप्सिलैटरल फेस वीकनेस हो जाता है। जो फोविली सिंड्रोम होता है, फोविली सिंड्रोम में जो 6 नर्व की वजह से जो मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में लैटरल गेज वीकनेस हो रहा था, लेकिन फोविली सिंड्रोम में लैटरल गेज पैल्सी होती है। बस यही अंतर है।
वहाँ पे मतलब लेटरल रेक्टस जो होता है वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। वहाँ पे मिलार्ड गुबरेट सिंड्रोम में लेटरल रेक्टस की वीकनेस हो जाती है, लेकिन फोवली सिंड्रोम में लेटरल रेक्टस काम ही नहीं करेगा, उसकी पैल्सी हो जाती है। तो यही डिफरेंस है इसमें। बाकी सारे मैनिफेस्टेशन सेम होंगे। इप्सिलेटरल साइड वीकनेस हो जाएगी, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, ये सब चीज होगा। लेकिन बस मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम से बस यही अंतर है कि इसमें लैटरल गेज पैल्सी होती है और मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में लैटरल गेज वीकनेस होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम फोवली सिंड्रोम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकुलर फाइंडिंग इज कंपोनेंट ऑफ फोवली सिंड्रोम। अब तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया, इसके कुछ ऑप्शंस जो है वो मैं बताता हूँ। लेटरल गेज पैल्सी, मीडियल गेज पैल्सी, थर्ड नर्व पैल्सी एंड निस्टैग्मस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोवली सिंड्रोम है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि फोवली सिंड्रोम जो होता है वो पॉन्स में स्पॉन्टाइन स्ट्रोक है। पॉन्स में बेसुलर आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है, बेसुलर आर्टरी स्ट्रोक है, जिसकी वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं। सबसे पहले कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे, 6 नर्व एंड 7 नर्व। तो यहाँ पे 6 नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो 6 नर्व किसको सप्लाई करती है? लैटरल रेक्टस। तो लैटरल रेक्टस यानी आई इन्वॉल्वमेंट। तो फोवली सिंड्रोम में आई इन्वॉल्वमेंट कौन से नर्व की वजह से होती है? 6 नर्व की वजह से। तो अब इसमें बोला गया है कि कौन सी क्या चीज होता है ऑकुलर फाइंडिंग। तो इसमें बोला लैटरल गेज पैल्सी। क्या होता है अभी आगे? मीडियल गेज पैल्सी ये नहीं होता, क्योंकि 6 नर्व जो होती है किसको सप्लाई करती है? 6 नर्व जो होती है वो लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, मीडियल रेक्टस को सप्लाई नहीं करती। थर्ड नर्व पैल्सी तो इसमें होती ही नहीं है, क्योंकि 6 और 7 नर्व ही तो इन्वॉल्व होते हैं और निस्टैग्मस भी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटरल गेज पैल्सी। 6 नर्व की वजह से लैटरल रेक्टस इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से लैटरल गेज पैल्सी हो जाती है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि फोवली सिंड्रोम से है। तो आपने देखा कि मतलब फोवली सिंड्रोम, अगर आपको यही बस पता है कि फोवली सिंड्रोम में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सिंड्रोम वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जर्स्टमैन सिंड्रोम के बारे में। अब जर्स्टमैन सिंड्रोम भी जो है वो स्ट्रोक से ही रिलेटेड है, और नाम सुन के बिल्कुल घबराना नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइट है। अगर साइट पता रहेगी तो हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें जो साइट ऑफ इंजरी है, साइट ऑफ स्ट्रोक है, वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो हमारे पेराइटल लोब को सप्लाई करती है। और पेराइटल लोब में दो पेराइटल लोब हो गए, एक होता है डोमिनेंट पेराइटल लोब और एक होता है नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब। अगर मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड का जो लोब होगा पेराइटल लोब, वो डोमिनेंट पेराइटल लोब होगा। तो उसका फंक्शन अलग होता है। क्यों अगर सेपरेट क्यों किया गया है? सेपरेट इसलिए किया गया है कि जो डोमिनेंट पेराइटल लोब होगा उसका फंक्शन अलग होता है और नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब का फंक्शन अलग होता है। तो हम कुछ फंक्शन के बारे में बात करते हैं और डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला डोमिनेंट पेराइटल लोब। जो मैथ्स के कैलकुलेशन हम करते हैं ना, तो वो डोमिनेंट पेराइटल लोब से ही होते हैं। फिर उसके बाद कोई रिटन टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, वो भी हम किससे करते हैं? डोमिनेंट पेराइटल लोब से करते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन, ये भी हमारा डोमिनेंट पेराइटल लोब से होता है। और बोलना, स्पीच, ये भी हमारा डोमिनेंट पेराइटल लोब से होता है। तो स्पीच को बोलना और समझना, ठीक है, तो दोनों काम जो होता है वो डोमिनेंट पेराइटल लोब से होता है। तो अगर ये इंजरी होती है, यहाँ पे जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है उसकी इंजरी होती है, तो इससे सारे फंक्शन चले जाएंगे। तो अगर मैथ्स का कैलकुलेशन करना आ रहा था हमें जब डोमिनेंट पेराइटल लोब फंक्शनल था, जब नहीं होगा स्ट्रोक की वजह से, तो उसकी वजह से एक कैलकुलिया हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो हम रिटन टेक्स्ट था उसको अंडरस्टैंड कर ले रहे थे, तो अगर स्ट्रोक हो जाएगा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में, जिसकी वजह से डोमिनेंट पेराइटल लोब अगर अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से एक ग्राफिया आ जाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। फिर लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन जो हमारा था वो भी गायब हो जाएगा, तो कह देंगे लेफ्ट राइट डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। या फिंगर एग्नोसिया, मतलब फिंगर को नहीं समझ पाएंगे कि ये थंब है या लिटिल फिंगर है, तो ये हम नहीं समझ पाएंगे।
अगर डोमिनेंट पैराइटल लोब का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और स्पीच को समझना और बोलना ये भी चला जाएगा तो ग्लोबल एफेसिया हो जाएगा। अब ये जो 4 फीचर मैंने बताया जो डोमिनेंट पैराइटल लोब के थे, इसमें से एफेसिया को हटा दीजिए, बाकी जितने जो फीचर हैं वही है हमारे जस्टमान सिंड्रोम। ठीक है, वही है जस्टमान सिंड्रोम। तो जस्टमान सिंड्रोम में कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं? ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया, लेफ्ट राइट डिसोरिएंटेशन एंड फिंगर एग्नोसिया। तो ये 4 फीचर आ गए और 4 फीचर को कंबाइन करके बोला जाता है जस्टमान सिंड्रोम। चारों फीचर किसके फीचर है? डोमिनेंट पैराइटल लोब के फीचर है, तो ये आपको पता चल गया। अब नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के कुछ फीचर होते हैं, उसको मैं बस नाम बोल देता हूँ। सबसे पहला एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब विजुअल स्पेशियल स्किल जो होती है वो चले जाता है। फिर उसके बाद एनोसोग्नेसिया, मतलब डिजीज हुआ है लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं है। फिर उसके बाद हेमी नेग्लेक्ट, जिसमें बॉडी जो होती है, वो इंसान जो होता है वो अपने एक पार्ट ऑफ बॉडी को सीधे नेग्लेक्ट करता है, उसको केयर नहीं करता। तो ये नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के फंक्शन हो गया। लेकिन नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के फंक्शन में कुछ भी जस्टमान सिंड्रोम में कोई नहीं आता है। ठीक है, तो जस्टमान सिंड्रोम में एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया, लेफ्ट राइट डिसोरिएंटेशन एंड फिंगर एग्नोसिया। तो ये फीचर हो गए हमारे जस्टमान सिंड्रोम के। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फीचर्स ऑफ जस्टमान सिंड्रोम इज और आर। ऑप्शन दिया हुआ है ए ग्राफिया, ए कैलकुलिया, कोरिया, फिंगर एग्नोसिया। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं आप कि जस्टमान सिंड्रोम, तो ए ग्राफिया होता है फीचर, ए कैलकुलिया होता है, कोरिया नहीं होता, फिंगर एग्नोसिया होता है। तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन जो है वो सही होगा और कोरिया जो होगा वो गलत होगा। तो अगर आपको पता है कि जस्टमान सिंड्रोम में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होता है जिसकी वजह से डोमिनेंट पैराइटल लोब अफेक्ट होता है, डोमिनेंट पैराइटल लोब की आपको फंक्शन पता है और फंक्शन की वजह से क्या डिफेक्ट होता है वो अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। जस्टमान सिंड्रोम को तोड़ने पे कुछ नहीं मिलता है कि इसको तोड़ दो तो कुछ नया निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, आपको पता होना चाहिए बस। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हेमीपैरेसिस के बारे में। हेमीपैरेसिस का मतलब वन साइड में वीकनेस हो जाए, वन साइड आर्म में, ट्रंक में और लेग में, इसमें वीकनेस हो जाए, उसको कहते हैं हम हेमीपैरेसिस। एक होता है हेमीप्लेजिया और एक होता है हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस में वीकनेस होती है और हेमीप्लेजिया में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं हेमीपैरेसिस के बारे में। तो अब इसमें हेमीपैरेसिस जो होता है मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन है और ये कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, कई लीजन्स की वजह से होता है। लीजन का साइज डिफरेंट जगह पे होगा, उसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं। सबसे ऊपर हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद बीच में आ जाओ तो ब्रेन स्टेम हो गया, ठीक है, और उसके बाद आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो हम अभी स्पाइनल कॉर्ड को हटा देते हैं, हम ब्रेन स्टेम तक बात करते हैं कि कहाँ कहाँ लीजन होगा तो हेमीपैरेसिस हो जाएगा, और हम बात करेंगे कि उसकी आर्टीरियल सप्लाई भी कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मोटर कॉर्टेक्स। अगर मोटर कॉर्टेक्स पे देखें तो मोटर कॉर्टेक्स पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम उल्टा मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उल्टा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फेस को, जैसे ये हो गया हमारा ब्रेन का पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा पैराइटल लोब। ठीक, पैराइटल लोब हो गया, नीचे टेम्पोरल लोब हो गया। तो पैराइटल लोब से हम उल्टा मतलब रिप्रेजेंट होता है। तो फेस हो गया, अपर बॉडी हो गई, लोअर बॉडी को हटा दो, तो फेस और अपर बॉडी ये सप्लाई होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से। अब सेरेब्रल आर्टरी कौन से रीजन को सप्लाई करती है? फेस को, और करती है अपर लिम्ब को, ठीक है। लोअर लिम्ब को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी करती है, ठीक है। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से स्पास्टिक मोनोप्लेजिया होता है, मोनोप्लेजिया होता है, ठीक है, या पैराप्लेजिया कह सकते हो, लेग्स का पैरालिसिस होती है। लेकिन एमसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से
मोटर कॉर्टेक्स का जब एमसीए इन्वॉल्व हुआ जिसकी वजह से मोटर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हेमीप्लेजिया जो होगा वो किसका किसका होगा, फेस का भी हो सकता है और अपर बॉडी का हो सकता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये तो एमसीए की वजह से हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन की सप्लाई कौन करता है, P1 PCA, P1 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब इसके अंदर लीजन होगा तो भी हो सकता है सेरेब्राई। ब्रेन में कौन से पार्ट पे कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे होते हैं, तो क्रस सेरेब्राई का होता है। तो क्रस सेरेब्राई में तुम्हारे कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो गए, मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल क्रस सेरेब्राई उसको भी सप्लाई करता होगा ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड वेसल्स कौन सी है, P1 पार्ट ऑफ PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो वो अगर ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेमिपेरेसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर आता है, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स। पॉन्स में कहाँ पे होती है, हेमिकोस्पाइनल पाथवे, क्योंकि उसी में तो हमारा वही तो इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हेमिप्लेजिया हेमिपेरेसिस होती है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे मीडियली होती है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हेमिपेरेसिस हो सकती है। और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाली पॉन्स को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो बेसिलर आर्टरी सप्लाई करती है। तो बेसिलर आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से भी हो सकता है हेमिप्लेजिया या हेमिपेरेसिस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला हो, तो उससे नीचे मेडुला होता है। तो मेडुला की सप्लाई जो होती है वो किससे होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मीडियली करती है, और लैटरली जो होता है वो वर्टिब्रल आर्टरी करती है या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी करती है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मीडियली करती है, तो मीडियली होता है हमारा क्या, कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। तो अगर मीडियली एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उससे हो सकता है हेमिप्लेजिया, नहीं तो वर्टिब्रल आर्टरी जो कि लैटरली सप्लाई करती है, या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि लैटरल मेडुला को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में हेमिप्लेजिया नहीं होता, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे मीडियली होते हैं, लैटरल नहीं होते। तो हमें कुछ आर्टरी का नाम पता चल गया जिसका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो हेमिपेरेसिस हो जाएगा, और आर्टरी से लोकेशन का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने मोटर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा, साइट आर्टरी कौन सी हो गई, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। फिर उसके बाद हम मिड ब्रेन में आए, तो मिड ब्रेन में हमें पता चला साइट क्रॉस सेरेब्राई है, और किसकी सप्लाई होती है, P1 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर उसके बाद हम पॉन्स में आए, तो पॉन्स में हमें पता चला कि बेसिलर आर्टरी सप्लाई करती है, और कहाँ पे होता है, मीडियली होता है कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। फिर उसके बाद हम आए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है मेडुला में, मेडुला वाले पार्ट में आए तो मीडियली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसका अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो इससे भी हो जाएगा हेमिपेरेसिस। तो हम टोटल आर्टरी बताते हैं और आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि कैसे इन्वॉल्व करें। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, 4 आर्टरी पता चल गया। तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे हेमिपेरेसिस होती है। और मैं बताता हूँ लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो मैंने बताया, जिक्र किया, तो उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, वर्टिब्रल आर्टरी होती है या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी होती है। और इसके इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो उससे कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे को कोई हैम्पर नहीं होता, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे मीडियली होती है। तो ये हो गया हमारा हेमिपेरेसिस के बारे में आर्टरी से रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और ये रॉक सॉलिड हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन ये है, हेमिपेरेसिस इज सीन विद पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, पहला ऑप्शन। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्ट्रोक। तो ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा है आपको, तो ऊपर से बात करते हैं फिर से। सबसे पहले मोटर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें कौन सी आर्टरी जाती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। फिर मिड ब्रेन में अगर आए तो क्रस सेरेब्राई को सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का P1 सेगमेंट, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद अगर पॉन्स में आए तो पॉन्स में सप्लाई करती है बेसिलर आर्टरी, उसकी वजह से हो सकता है, मीडियली होती है कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। फिर उसके बाद एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मेडुला में सप्लाई करती है, उसकी वजह से हो सकता है। बाकी अगर कोई आर्टरी है तो उसको हटा देना। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये नहीं होती, क्योंकि लैटरल
मेडुला को सप्लाई करती है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है मोटर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है मिड ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट करती है क्रेस सेरेब्राई को। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है मीडियल मेडुला को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से हेमीपैरेसिस हो जाती है। तो ये हो गया छोटा सा सवाल, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि ये आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है और आर्टरी क्या कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को इन्वॉल्व करती है या नहीं। अगर आर्टरी सप्लाई तो कर रही है उस स्ट्रक्चर को, जैसे पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रलर आर्टरी हो गई और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दोनों मेडुला को सप्लाई करती है, लेकिन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के रीजन में, टेरिटरी में कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे आता है, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रलर आर्टरी के रीजन में नहीं आता है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे, तो इसलिए उससे हेमीपैरेसिस नहीं होता। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देखे हैं तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।